नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा जो चल रही थी वो बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर चल रही थी, जो पूरे बीएससी का ऐसे मान लो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर रहता है, ठीक है, जिसका नाम है रियल एनालिसिस, ठीक है, वास्तविक विश्लेषण, ठीक है, नाम ही इसका काफ़ी शानदार है। क्या है? वास्तविक विश्लेषण, यानी कि रियल एनालिसिस, ठीक है। इस पेपर के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसका नाम है रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस यानी कि वास्तविक अनुक्रम। तो दोस्तों, इस वास्तविक अनुक्रम पे हमारी चर्चा चल रही थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उससे जस्ट आगे वाली क्लास, यानी कि इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था बाउंडेड के ऊपर, कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है। उसके लिए दो टाइप्स हमने देखे थे कि वो सीक्वेंस ऊपर से बाउंड होनी चाहिए और साथ में नीचे से बाउंड होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर मेरी कोई सीक्वेंस एक्शन ऊपर से भी बाउंड हो और नीचे से भी बाउंड हो, तो हम क्या कहेंगे साहब, वो मेरी सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। यानी कि उसकी नीचे से भी क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए और ऊपर से भी क्या होना चाहिए? कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तब हमने क्या कहा था, ये सीक्वेंस कैसी होती है? मेरी बाउंडेड होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस है एक्सन, अगर कोई रियल नंबर के इस प्रकार से मिल जाए कि इसके बाद इस सीक्वेंस के सारे पद क्या हो? बड़े हो, तब ये के क्या कहलाता है? इसका लोअर बाउंड कहलाता है। और इसको स्मॉल से लिखा था। इसी प्रकार एक ये मिल जाए जिसको ये आगे नहीं जाने दे रहा, कि ये कह रहा है कि वहीं रुक जाओ, ठीक है ना, आप इधर जा सकते हो, ये कह रहा है कि बीच में रहो। यानी कि ऊपर से भी बाउंड है और नीचे से भी बाउंड है, मतलब नीचे और ऊपर दोनों तरफ से एक ऐसा बाउंड है। तो इस सीक्वेंस को हमने क्या कहा था साहब? बाउंडेड कहा था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी सीक्वेंस को हमने क्या कहा था? बाउंडेड कहा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। सुप्रीमम एंड इन्फीमम यानी कि उच्चक और निम्नक, इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अपनी अब आगे की क्लासेज जो होगी, रियल एनालिसिस की आगे की जो क्लासें हमारी रहेगी, वो कंटिन्यू रूप से ऐप पर जारी रहेगी, ठीक है। अब के बाद आपकी जो भी क्लासें हैं रियल एनालिसिस की, मतलब ऐप पर कंटिन्यू रहेगी, यूट्यूब पे भी चलती रहेगी, लेकिन उसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि और भी क्लासें चलती है, लेकिन ऐप का शेड्यूल फिक्स है। ऐप पे क्लासें कंटिन्यू रूप से चलती है। ऐप आपके लिए, मिडिल वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग परिवार वाले स्टूडेंट जो है, उनके लिए, आपके लिए आई स्टडी ऑनलाइन ने लॉन्च किया था, कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ एक सर्वर का चार्ज होता है, जो उस ऐप को हैंडल करने का चार्ज होता है, यानी कि प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज आप चाहे बोल सकते हो, वो आपको एक बार पे करना पड़ता है 99 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आप अपने इस सेकेंड ईयर के बैच में ज्वाइन हो जाते हो। आपको क्या करना है? डाउनलोड करो ऐप को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको नीचे स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाओ, उसमें आप बीएससी सेकेंड ईयर बैच 2021 या पीसीएम लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करो। फिर आता है उसमें बाई 499, इस पर क्लिक करो, ठीक है, और बैच में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई बैच कोड नहीं होता, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के मैं कमेंट देखता हूँ कि सर बैच कोड क्या है? अरे बैच कोड क्या होता है? जब आप क्लासेस सारी देख पा रहे हो तो बैच कोड क्या होता है? वो कुछ नहीं है, वो ऐसी कंपनी का जो बनाया हुआ है कि आप अगर इन फ्यूचर अगर हम कोई बैच बनाना चाहे तो उसके लिए वो ऑप्शन आता है। आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए होता है, ठीक है। वो आपको ऐसे ही शो होता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं, आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। वो आपके लिए आता है, यहाँ लिखा हुआ कि यू आर नॉट एडेड इन एनी बैच, ठीक है। तो इसको इग्नोर मार दो, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको इग्नोर मारो। आप जैसे ही पे कर देते हो, अगर आप क्लासें देख पा रहे हो, मतलब आप ज्वाइन हो चुके उसमें, ठीक है, आप क्लासें देख पा रहे हो, उसमें ज्वाइन हो चुके, और उसमें रोज क्लासें चलती है, ठीक है। रोज मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लासें उसमें होती है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासें इसलिए होती है ताकि इन फ्यूचर जब चाहे, जितनी बार चाहे, आप वहां देख सकते हो,
ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो उनको। डाउनलोड करने के बाद जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी बार चाहे आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार 99 रुपये पे करना होता है, उसके बाद आप एग्जाम खत्म होने तक उन लेक्चर्स को देख सकते हो जिसमें अब तक कोर्स चल रहा है। ठीक है, रनिंग में है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मुझे तो पूरा कोर्स ही नहीं मिला। अरे तो पूरा कोर्स एक दिन में थोड़ी देख लोगे। जैसे ही उसने एंटर किया, जैसे ही उसने 99 पे किए, उसका तुरंत मैसेज आ जाता है कि सर मुझे तो पूरा कोर्स ही नहीं मिला, मुझे तो 130 वीडियो ही मिले, मुझे तो 120 ही मिले। अरे तो भाई 120 तो देख एक बार, 120 तो देख। क्या वो 250-300 जो वीडियो होते हैं क्या एक दिन में थोड़ी देख लेगा? वो एक दिन में थोड़ी ना देख लेगा। सिलेबस चल रहा है, रोज क्लासेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ। ठीक है, पीछे का तो कवर करो, आगे की रोज क्लासेस चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, ये तो है नहीं क्लासेस चल नहीं रही। तो वो क्या है कि कंप्लीट कोर्स आपका एग्जाम खत्म होने से, एग्जाम शुरू होने से पहले पहले हो जाएगा इजीली। ठीक है, वैसे भी हम ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, 2 पेपर मैथ के हो गए, 2 पेपर सारे हो गए आपके। ठीक है, आपको भी पता है 2 पेपर सारे हो गए। फिजिक्स का तो 3rd भी कंप्लीट, जैसे 2 यूनिट स्टार्ट कर दी गई, वो तो जल्दी निपट जाएगा। केमिस्ट्री का भी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है सर की। ठीक है, अपना 3rd पेपर चल ही रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें आप ज्वाइन करें और क्लास से कंटिन्यूस रूप से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, जहाँ सारी आपको एक जगह मिलती है अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सुप्रीमम और इन्फीमम। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस के उच्चक और निम्नक ये होते क्या हैं। ठीक है, ये उच्चक क्या होता है और ये निम्नक क्या होता है, यानी कि सुप्रीम। मान लो कोई सीक्वेंस दी हुई है हमें अक्सन। ठीक है, कोई सीक्वेंस दी हुई है हमें अक्सन। ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन तो उच्चक और निम्नक उसी सीक्वेंस के होंगे जो सीक्वेंस मेरी बाउंडेड होगी। ठीक है, जो सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी, मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो लोअर बाउंड भी है और वो कैसी है, अपर बाउंड भी है। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना इसके उच्चक और निम्नक क्या होते हैं। मान लो आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, मान लो कैसी भी कोई सीक्वेंस दी हुई है और उसके आपको बाउंडेड दिए, उसकी लोअर लिमिट तो मान लो 3 है और अपर वाला मान लो उसका 4 है। ठीक है, कहने का मतलब है आपकी सीक्वेंस अक्सन जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, आपकी सीक्वेंस कहाँ है, इस 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तब ध्यान रखना ये तो क्या होता है, इसका अपर बाउंड होता है। ये तो क्या होता है, इसका अपर बाउंड होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और ये क्या होता है, इसका लोअर बाउंड होता है। ये सीक्वेंस का क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये फॉर एग्जांपल मैंने इसे दिया आपको, तो यहां से देखना इसका उच्चक क्या होगा, यानी कि इसका सुप्रीमम क्या होगा। तो सुप्रीमम मान लो, एक चीज आप कह सकते हो कि सर ये जो सीक्वेंस की टर्म है, मान लो इस सीक्वेंस के अंदर बहुत सी टर्म है, जैसे 3.1, 3.2 ऐसे इस प्रकार से चलती जा रही है, मतलब अनंत पद है इसके बीच में। 3 और 4 के बीच में कितने पद हैं, अनंत पद है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि साहब इस 4 से बड़ा 5 होता है। इस 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है। फिर कौन होता है, 6 होता है। फिर कौन होता है, 7 होता है। इस प्रकार चलते जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अपर बाउंड ही तो हैं। अरे ये सारे के सारे क्या है, अपर बाउंड ही तो है। ये 5 भी अपर बाउंड है सीक्वेंस का, ये 6 भी अपर बाउंड है, ये 7 भी अपर बाउंड है। ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस के अपर बाउंड ही है। ठीक है, कहने का मतलब मान लो यार 4 न हो, अब क्या आ गया, अपर बाउंड। इसके आगे नहीं जा पा रहा, बात तो एक ही है। अब 5 के आगे नहीं जा रहा, ये हटा दो तो 6 के आगे नहीं जा पा रहा, ये हटा दो तो 7 के आगे नहीं जा पा रहा। मतलब है क्या, ये सारे के सारे अपर बाउंड ही तो है। इस सीक्वेंस के ये 5, 6, 7 ये सारे के सारे क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अपर बाउंड है। क्योंकि आपको पता है अब इस सीक्वेंस का टर्म अगर 4 से आगे नहीं जा सकता तो वो 5 से भी आगे नहीं जा सकता। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब 4 ही उसको वहां रोक देगा तो वो 5 तक तो कहां से पूछेगा, 6 से तक भी कहां से पूछेगा, 7 के पास भी वो कहां पहुंचेगा, वो नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसको वो यही रोक देगा। यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए, इस सीक्वेंस के अपर बाउंड हो गए। ठीक है, जो जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इसके अपर बाउंड हो गए। बोलो आई बात समझ में। तो एक चीज देखना, इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुने। इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है, अब इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, ये 4 है।
ठीक है। इन सभी में छोटा कौन सा है, ये 4 है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या कहलाता है, सीक्वेंस का उच्चक कहलाता है, यानी कि सुप्रीमम कहलाता है। बोलो आई बात समझ में। मीन्स सबसे छोटा वाला, मीन्स जितने भी इसके अपर बाउंड्स है उन अपर बाउंड्स में सबसे छोटे वाला अपर बाउंड क्या कहलाता है, इसका सुप्रीमम कहलाता है। बोलो आई बात समझ में। इसी प्रकार हम इस तरफ चले, ठीक है, हम इस तरफ चले तो यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 0, यहां -1, यहां -2, इस प्रकार ही चलते जा रहे हैं मान लो इस तरफ, ठीक है। अब आपको पता है जब ये सीक्वेंस 3 के उधर नहीं जा सकती तो 2 के उधर भी नहीं जा सकती, 1 के उधर भी नहीं जा सकती, मतलब ये 3 यही रोक देगा इसको, ये 3 इसको यही रोक देगा, तो ये उस तरफ नहीं जा सकती, सीक्वेंस उस तरफ नहीं जा सकती। मीन्स ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड है। तो इन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होगा, ठीक है, इन सीक्वेंस में सबसे बड़ा वाला जो लोअर बाउंड होगा वो इस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा, यानी कि इसका निम्नक होगा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में। कहने का मतलब है अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंड है तो उसके लोअर लिमिट भी, उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके अपर बाउंड में, उसके जितने भी अपर बाउंड है उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होता है वो उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। उसी प्रकार जितने भी उसके लोअर बाउंड है उन लोअर बाउंड में जो उसका सबसे बड़े वाला लोअर बाउंड होगा वो उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखते हैं वो देखना, और इसको एक बार थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। अब देखना एक बार और, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, xn कैसा है, एक परिबद्ध अनुक्रम है, तब xn के ऊपरी परिबंधों में, xn के ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध, सबसे छोटा ऊपरी परिबंध xn का उच्चक कहलाता है, xn का उच्चक कहलाता है। बोलो आई बात समझ में। कहने का मतलब xn कैसी है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, xn कैसी है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तब ये कह रहा है कि xn के ऊपरी परिबंध, यानी कि xn के जितने भी ऊपरी परिबंध होंगे उन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध क्या कहलाता है, xn का उच्चक कहलाता है। बोलो आई बात समझ में। इसी प्रकार xn के निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा निम्न परिबंध xn का निम्नक कहलाता है। बोलो आई बात समझ में। यहां तक एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो xn बराबर दिया हुआ है आपको 1/n, ठीक है, xn बराबर दिया हुआ है 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। यहां से इस सीक्वेंस को मैं लिखूंगा तो xn बराबर क्या लिखते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार चलती जाएगी, लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। बोलो आई बात समझ में। यानी कि इस सीक्वेंस की मेरी रेंज क्या हो गई, इस सीक्वेंस की रेंज क्या हो गई, 1 से लेकर 0 हो गई, ठीक है। इस सीक्वेंस की रेंज क्या हो गई, 1 to 0। बोलो आई बात समझ में। यानी कि अब आप एक चीज देख सकते हो, ठीक है, आप इस सीक्वेंस की ये रेंज हो गई, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि साहब ये तो क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, ये क्या है, इसका अपर बाउंड है।
बोलो आई बात समझे। ये इस सीक्वेंस का क्या है, अपर बाउंड है। अब कहने का मतलब वैसे तो ये इसके उच्चक हो जाएंगे और ये क्या, ये तो इसका निम्नक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका उच्चक, यानी कि ये तो सुप्रीमम हो जाएगा, ये इन्फीमम। लेकिन हम ये कहते क्यों है, हम ये क्यों कहते हैं कि इसके जितने भी ऊपरी परिबंध होंगे उनमें सबसे छोटे वाला, डेफिनेशन हम अगर ये देना चाहें, हम ये कहें कि साहब इसका जो ऊपरी परिबंध होगा, इसका जो ऊपरी परिबंध होगा वो ऊपरी परिबंध क्या होगा साहब, वो ऊपरी परिबंध क्या होगा, इसका उच्चक होगा। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि कई बार सीक्वेंस कैसे, मान लो यही सीक्वेंस ये भी दे दे कि साहब ये सीक्वेंस आपकी 1 से 2 के बीच में है, ये सीक्वेंस 1 से 2 के बीच में है, तो है नहीं क्या? बिल्कुल है सर, ये बिल्कुल 1 से 2 के बीच में है। देख लो ये 2 खड़ा हो गया, अब आ जाओ, नहीं जाने देगा उधर, मतलब अपर बाउंड तो है ही, ये अपर बाउंड तो ये है ही। यहां से इसी प्रकार ये कह दे कि साहब मान लो यही सीक्वेंस कह दे 1 से 2 नहीं, सॉरी 0 से 2 के बीच में, मान लो 0 से 2 के बीच में ये दे दे, ठीक है। ये सीक्वेंस कहां से दे दे, 0 से 2 के बीच में दे दे, तो कहने का मतलब है ये 2 से उधर नहीं जा सकते, ये 2 से उधर नहीं जा सकते, ठीक है। 2 से उधर नहीं जा सकते, मतलब 2 क्या है, इसका ऊपरी परिबद्ध है, 2 इसका ऊपरी परिबद्ध तो है, लेकिन क्या 2 इसका उच्चक है क्या? बिल्कुल नहीं है, उच्चक तो इसका 1 था, उच्चक तो क्या था इसका 1 था, ठीक है। इसी प्रकार ये भी तो कह सकता है कि ये मेरी जो सीक्वेंस है वो -1 से 2 के बीच में है, ये सीक्वेंस -1 से 2 के बीच में है, ठीक है। और बिल्कुल ये वाली मेरी पूरी सीक्वेंस -1 से 2 के बीच में है, कैसे नहीं है, देख लो सारे पद -1 से 2 के बीच में है, तो ये 1 तो क्या है इसका लोअर बाउंड है, ये 2 क्या है इसका अपर बाउंड है। लेकिन क्या ये -1 इसका निम्नक है क्या वो 2 उसका उच्चक है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि इसका निम्नक तो 0 है, इसका निम्नक तो 0 है, और उच्चक क्या है इसका 2 है। बोलो आई बात, सॉरी 2 नहीं 1 है, उच्चक क्या है इसका 2, 1 है 2 नहीं है। बोलो आई बात समझ में। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सर किसी सीक्वेंस अक्सन के जितने भी ऊपरी परिबंध होते हैं, ठीक है, किसी सीक्वेंस के जितने भी ऊपरी परिबंध होते हैं, उन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा वाला जो ऊपरी परिबंध होता है वो उसका उच्चक होता है। अब देखो ये सीक्वेंस मेरी किसके, -1 और 2 के तो बीच में है, ठीक है। अब ये 2 1 से तो बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों में बड़ा कौन है, 2 है, तो इन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा कौन सा है, 1। ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा बोल रहा हूं, सीक्वेंस नहीं बोल रहा, तो ये दोनों क्या है इसके ऊपरी परिबंध है। इस ऊपरी परिबंध में सबसे छोटे वाला कौन है, ये 1 है, तो ये 1 क्या होगा इसका उच्चक होगा। यानी कि ऊपरी परिबंधों में इसके जितने भी ऊपरी परिबंध होते हैं, उन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटे वाला ऊपरी परिबंध क्या होता है, इसका उच्चक होता है। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होते हैं इसके उच्चक और निम्नक। तो और निम्नक क्या कहता है कि जितने भी निम्न परिबंध होते हैं, जितने भी इसके निम्न परिबंध होते हैं, उन निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा वाला निम्न परिबंध क्या कहलाता है, इसका निम्नक कहलाता है, ठीक है। यानी कि इस सीक्वेंस का -1 भी निम्न परिबंध था, 0 भी निम्न परिबंध था, -2 भी निम्न परिबंध था, तो इन सभी निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा निम्न परिबंध कौन था, 0 था, तो ये 0 क्या होगा इसका निम्नक होगा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में। तो सुप्रीमम क्या होता है कि साहब किसी सीक्वेंस एक्सन के जितने भी ऊपरी परिबंध होते हैं, उन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटे वाला कौन होता है, उसका उच्चक होता है। इसी प्रकार जितने भी निम्न परिबंध होते हैं, उन निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा वाला निम्न परिबंध क्या होता है, उसका निम्नक होता है। तो ये हमने अब इस सीक्वेंस का, ये तो क्या हो गया इसका उच्चक हो गया, और 0 क्या हो गया इसका निम्नक हो गया। ये उच्चक निम्नक की ये वाली जो डेफिनेशन है ना, कि सबसे बड़ा वाला निम्न परिबंध क्या होता है, निम्नक होता है, और सबसे छोटा ऊपरी परिबंध क्या होता है, उच्चक होता है। ये सबसे ज्यादा काम में आता है आपके थ्योरम्स के अंदर। आगे जब हम थ्योरम्स इसकी करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट में ये कहाँ काम में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ठीक है, इसलिए इसको आपको इतना डिटेल में बताया। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि क्लास से रियल एनालिसिस की कंप्लीट अटेंड करते हुए चले, एक सिंगल मिनट भी इसकी मिस ना करे। ये नहीं कि आगे भगा दिया, ठीक है, आगे भगा के लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि बिजी इंसान तो आप हो, लेकिन थोड़ा समय निकाल लो कि भाई
गुरुजी को नहीं टाइम खटाऊँ ले 24 घंटा ही मिल रहा है, मान एक दिन में मान तो गुरुजी 24 घंटा ही मिल रहा है, 36 भी मिलता तो भी कम ही पड़ता, कि एक दिन में 36 घंटा मिलता तो भी कम ही पड़ता, ये तो फिर भी 24 है, तो खटाऊँ ले थारता है 40 मिनट, ठीक है, थारता है 40 मिनट खटाऊँ ले। तो साफ बात यहाँ होनी है, 40 मिनट तो काटनी ही पड़ती, 30-35-40 मिनट की मैक्सिमम एक क्लास होती है, तो उसके लिए आपको इतना समय तो काटना ही पड़ती, तो टाइम तो थाने निकालना ही पड़ती। एक भी मिनट आप क्लास को मिस ना करें रियल एनालिसिस, क्योंकि एक ऐसा पेपर है, कल की क्लास में जैसे बताया था कि धोखा दे देता है साहब, ये बड़ा धोखेबाज है, समझने का प्रयास नहीं करोगे तो लात मार देगा कहीं भी ये, ठीक है। तो कंटिन्यूस रूप से सारी क्लासें, इसीलिए मैं डेफ में इतना, जैसे ये मैं चाहता तो सुप्रीमम वाला जो टॉपिक था ये कल की क्लास में लपेट सकता था, उसके साथ में जितना समय मैंने बाउंडेड को दिया उस समय के साथ में मैं 2 टॉपिक और ले सकता था, ठीक है। इसी प्रकार इस उच्चक निम्नक के साथ भी मैं 2 टॉपिक और ले सकता था, लेकिन डीपली क्यों लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है, इतना डीप से क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये जो पार्ट है डेफिनेशन के ये काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं रियल एनालिसिस को, ठीक है। आपका रियल एनालिसिस का पार्ट स्ट्रॉन्ग कौन करेगा और कहां से करेगा, वो यही चीज डिसाइड करती है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने कर ली अच्छे से तैयार, तो हमें थ्योरम्स में इतना जोर नहीं आएगा, जितना वो बात है कि जितना हमें मेहनत करनी है वो हम इन्हीं पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा रोल इन परिभाषाओं पे रहता है, इन डेफिनेशंस पे रहता है। ये डेफिनेशंस अगर हमने अच्छे से क्लियर कर ली तो फिर हमारे थ्योरम बाएं हाथ का है, फिर थ्योरम में हमें जोर नहीं आएगा, तो जितना जोर लगाना है वो हम यही लगा लेते हैं, ठीक है। क्यों थ्योरम में माथापच्ची करे ज्यादा, वही बात है, थ्योरम में माथापच्ची क्यों करा ज्यादा, जत्ती माथापच्ची करनी है वह डेफिनेशन में ही कर लिया, हाँ ठीक है, जितना समय देना है वो डेफिनेशन में ही दे लेंगे। इस यही रीजन रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा जल्दी निपटाया, ठीक है, क्योंकि जो समय बचाना था वो हम यहाँ इसके लिए बचाए थे, ठीक है। तो पूरी की पूरी क्लास अटेंड करो, एक एक चीज को क्लियर करो, ठीक है, तो एक भी चीज आप मिस ना करें। आगे हम बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं एकदिष्ट अनुक्रम, इसको बोलते हैं हम एकदिष्ट। ये एकदिष्ट अनुक्रम होता क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है। तो इस मोनोटोनिक सीक्वेंस को पढ़ने के लिए इसको एक बार छोड़ देते हैं, मोनोटोनिक को एक बार छोड़ देते हैं, चलते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। जैसे कल बाउंडेड पढ़ा था, तो बाउंडेड पढ़ने के लिए 2 नई चीजें पढ़ी थी, ठीक है, अपर बाउंड पढ़ा था, लोअर बाउंड पढ़ा था। इसी प्रकार इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं अपन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ये वर्धमान को देख लेना कैसे लिखते हैं, कोई गलती मत निकालना, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, ठीक है। इसकी बात करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो इसके नाम से आपको इंक्रीजिंग, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये उस सीक्वेंस की बात कर रहा है, ये एक उस सीक्वेंस की बात कर रहा है जो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसके टर्म क्या है, एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके टर्म क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, ये उस सीक्वेंस की बात कर रहा है। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस मुझे इस प्रकार से मिले, x1 ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू x2, x3, x4, x5 डैश डैश xn, बोलो आई बात समझ में। अब आपको दिख रहा है इसका पद पहले से, अगला वाला पद पहले वाले पद से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। देखो हर जगह यही कंडीशन चल रही है, ठीक है, हर जगह क्या कंडीशन चल रही है, यही चल रही है। आपको दिख रहा होगा पहले वाले पद से आगे वाला पद क्या है, या तो बड़ा है या उसके बराबर है। मींस अगर कोई सीक्वेंस मुझे बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है, ठीक है, या बराबर भी हो सकती है, बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है या बराबर हो रही है, तो वो सीक्वेंस मेरी कैसी कहलाती है, एकदिष्ट वर्धमान कहलाती है, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो मेरी कहलाती है। अर्थात इसको हम लिखते हैं
एक्स एम लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन, यानी कि फॉर ऑल एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन। बोलो आई बात समझ में? ये कंडीशन ये कह रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्या कहलाती है? इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, यानी कि ये टर्म इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में रहनी चाहिए। ठीक है, ये टर्म आपकी बढ़ते हुए क्रम में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म क्या कह रही है? इसकी बढ़ते हुए क्रम में। इसी प्रकार इसमें बात करें मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी कि एकदिष्ट निरंतर वर्धमान, एकदिष्ट निरंतर वर्धमान। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, एकदिष्ट निरंतर वर्धमान की हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि साहब अगर ये तो देखो बराबर भी हो रही थी और बढ़ भी रही थी कि इक्वल का साइन था, लेकिन निरंतर, यहां कंटिन्यूस एक वर्ड बीच में घुसा दिया, कंटिन्यू, यानी कि निरंतर। कंटिन्यू का मतलब निरंतर, यानी कि वो बढ़ती जा रही है, वो इंक्रीज होते ही जा रही है, कहीं भी रुक नहीं रही। ठीक है, वो कहीं भी रुक नहीं रही। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो रही है? सिर्फ बढ़ती जा रही है। ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, इक्वल कहीं नहीं हो रही। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब अगर कोई सीक्वेंस x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 डैश डैश xn, यानी कि ये सिर्फ बढ़ती जा रही है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि अर्थात सब xm लेस देन xn एंड फॉर ऑल n लेस देन m। ठीक है, m लेस देन n। बोलो आई बात समझ में? ये कंडीशन ये कह रहा है। बोलो आई बात समझ में? कहने का मतलब है m से n बड़ा ही होगा, तो xm है वो xn जो है वो xm से बड़ा होगा। यानी कि कोई सीक्वेंस अगर बढ़ते ही जा रही है, अगर कोई सीक्वेंस मेरी बढ़ते ही जा रही है, तो वो क्या कहलाती है? मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कहलाती है। बोलो आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी होती है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट आता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करते हैं, यानी कि एकदिष्ट हासमान अनुक्रम, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। कहने का मतलब है अगर कोई अनुक्रम, ठीक है, अगर कोई अनुक्रम सिर्फ घटते हुए क्रम में है, ठीक है, कोई अनुक्रम क्या है? घटते हुए क्रम में है, मीन्स पहले वाला पद आगे वाले पद से बड़ा है। सॉरी, पहले वाला पद अपने आगे वाले पद से हाँ बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हो इस बार। ठीक है, इस बार कंडीशन कैसी होनी चाहिए? इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे साहब? तब हम यही कहेंगे कि ये वाली सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में है। ये सीक्वेंस क्या है? घटते हुए क्रम में है, ये घटती जा रही है। ठीक है, ये टर्म क्या हो रही है? घटती जा रही है। इसके आगे वाले पद छोटे होते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है। इसके आगे वाले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पद क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। अर्थात ये वाली कंडीशन आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में? अर्थात xm ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? xm हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये एक पार्ट इसका और कंप्लीट होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? या आप इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो xn है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn प्लस 1, यानी कि जब n की जगह 1 रखते हो तो x1 ग्रेटर देन x2 2 रखते हो तो आपको दिख रहा है इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपको मिलती जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यानी कि ये जो भी टर्म होगी वो आपकी इस प्रकार से मिल जाए तो वो सीक्वेंस कैसी होगी? मेरी एकदिष्ट हासमान होगी, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इसी तरह से ये कह सकता है कि मोनोटोनिकली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कब होगी? जब ये कैसे हो? कंटिन्यू रूप से घटते ही जाए।
ठीक है, कंटिन्यू रूप से क्या हो, घटते ही जाए, तब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, इस प्रकार से कहलाएगी। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं कि xn ग्रेटर देन xn प्लस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी आपको। और ध्यान रखना ये क्या कहलाती है मेरी, कंटिन्यूसली कब होती है, जब वो सिर्फ घटते जा रही है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आता और इसमें क्या आता है, इक्वल का साइन आ जाता है, इतना ही इसमें फर्क रहता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये आपकी हुई। अब देखना कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होती है, कोई सीक्वेंस अगर या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कहने का वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या चाहे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, वो कैसे भी हो, वो मेरी सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। यानी कहने का मतलब कोई सीक्वेंस xn अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो वो सीक्वेंस मेरी कैसी कहलाती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है। तो ये आपकी खत्म होती है यहाँ मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब आता है इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी इस यूनिट का, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये इसका मान लो या ऐसे मान लो कि ये काफी यूनिट में चलता है। ठीक है, ये मान लो ये इस सीक्वेंस का क्या होता है कि माइंड बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये जैसे चलाए वैसे ही चलता है। ठीक है, इसके बिना सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। जिसके आगे आता है आपका लिमिट का कंसेप्ट। ठीक है, लिमिट या लिमिट पॉइंट जिसको कहते हैं। तो इस लिमिट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।